सारा प्रणाम, स्वागत है आप सभी का बड़ी बहस में। मैं हूं आनंद विजय सिंह। यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में रमजान के पहले दिन हुई झड़प अब बड़ी हिंसा में तब्दील हो चुकी है। मामूली झड़प और हिंसा के बाद इजराइल और हमास एक दूसरे पर रॉकेट बरसा रहे हैं। बीते अगर एक हफ्ते की हम बात करें तो दोनों तरफ से चले रॉकेट वॉर में 130 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है, जिसमें 31 बच्चे भी शामिल हैं। हिंसा का दौर इस मुकाम तक पहुंच चुका है कि गाजा पट्टी में स्थित मीडिया के बिल्डिंग्स को भी इजराइल ने निशाना बनाया है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी इस हिंसा में संयुक्त राष्ट्र संघ ने चिंता जताई है और साथ ही आपातकालीन बैठक बुलाकर संघर्ष विराम के लिए अपील भी की है। यूएन की इस आपातकालीन बैठक में 2 दर्जन से ज्यादा देश शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने किया। बैठक में फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियाद मल्की ने अमेरिका समेत इजराइल का समर्थन करने वाले देशों की जमकर आलोचना की। रियाद ने कहा कि इजराइल सोते हुए फिलिस्तीनी परिवारों को मार रहा है। वहीं इजराइल ने जवाब दिया कि हम अपने बच्चों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि फिलिस्तीन बच्चों का इस्तेमाल अपनी मिसाइलों को बचाने के लिए कर रहा है। वहीं भारत ने हिंसा को गलत ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने हिंसा की निंदा की और कहा कि दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए। हम फिलिस्तीन की जायज मांगों का समर्थन करते हैं। इस मसले का हल 2 नेशन थ्योरी के तहत करने के लिए वचनबद्ध हैं। हिंसा में हमने भी अपना एक नागरिक खोया है। इस गहमा गहमी के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजराइल का समर्थन करने वाले देशों का ट्वीट करके शुक्रिया अदा किया। तो आज बड़ी बहस में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आजाद भारत में पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री इजराइल के दौरे पर गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मौके पर अपने समकक्ष को बधाई और शुभकामनाएं भी भेजते रहे हैं, लेकिन इस मसले पर भारत वार्ता के जरिए हल निकालने के पक्ष में है। ऐसे में जब पूरी दुनिया 2 खेमों में बंटी दिख रही है, तो इस नाजुक स्थिति का भविष्य क्या होगा? इस हिंसा का दुनिया की शांति व्यवस्था पर क्या आक्रामकता हावी हो जाएगी? विश्व समुदाय में बढ़ रही खेमेबाजी का क्या परिणाम होगा? बड़ी बहस में अपने खास मेहमानों के साथ हम इसी विषय को लेकर इन्हीं प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। विश्व शांति के लिए आने वाले इस खतरे से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसे भी आज हम समझेंगे बड़ी बहस में अपने मेहमानों के साथ। और हमारे साथ चर्चा के लिए खास तौर से मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं और रक्षा एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवात साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिवात साहब। और हमारे सहयोगी भी इस चर्चा में जुड़ेंगे और हम उनसे जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन सिवात साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवात साहब, आपका स्वागत है। अगर हम बात करें इस हिंसा की जो पिछले एक हफ्ते से जारी है इजराइल और हमास के बीच, 130 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। दुनिया 2 खेमों में बढ़ती दिखाई दे रही है। यूनाइटेड नेशंस अपील कर रहा है कि हिंसा को खत्म कीजिए। भारत भी अपनी प्रतिबद्धता जता रहा है और हिंसा की निंदा कर रहा है। ऐसे में अगर हम आपसे पहली प्रतिक्रिया लेना चाहें कि किस स्थिति में है ये संघर्ष और वजह क्या है इस संघर्ष के पीछे? क्या अलग मस्जिद में जो इजराइल की पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई वही वजह है? क्योंकि इतनी लंबी शांति के बाद अचानक हिंसा होना और इस कदर हिंसा होना जो एक लड़ाई में तब्दील होती दिखाई दे रही है। सिवात साहब। हाँ, बिल्कुल ठीक है राजिंदर। देखो, 2-3 बातें हैं। एक तो आपने बताया कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन बहुत नाजुक है और बहुत ज्यादा नाजुक होती जा रही है, और इसका असली कारण यह है कि आपको समझना पड़ेगा 2014 के बाद अभी सिचुएशन काफी शांत थी और इजराइल के साथ मुस्लिम वर्ल्ड के रिलेशन बहुत अच्छे होते जा रहे थे और कई कंट्रीज ने उसको रिकॉग्नाइज भी किया। अभी यूएई और बहरीन ने किया, मोरक्को ने किया, सूडान ने किया और कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया भी अभी इसको मन बना लिया था
कि इसको डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएगा इजराइल से। तो ऐसे में ये होना बड़ा अचंभे की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप जो बता रहे हैं कि हुआ क्या है कि जो अल अक्सा जो एक प्रकार मस्जिद है, उसके ऊपर कहीं इजराइल की पुलिस ने जो थोड़ी सी गर्मा गर्माई की, क्या वो तो वजह नहीं है। मगर ये भी सोचना पड़ेगा कि जो आपका जेरूसलम है वो तीनों कम्युनिटीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके जूज हैं, क्रिश्चियन हैं और इसी प्रकार से मुसलमान हैं। और ये जो मॉस्क है, ये मॉस्क दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जूज भी इसको मानते हैं और मुस्लिम भी मानते हैं। तो क्या ये कारण, ये इतना बड़ा कारण बन सकता है कि हमास ने अपने रॉकेट फायर स्टार्ट कर दिए गाजा स्ट्रिप से और एक प्रकार सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी। थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा इसके लिए। अभी आपको अगर याद हो कि जब जूस के ऊपर अत्याचार हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद ये सोच विचार किया गया था इनको जहां जेरूसलम के इलाके में इनका कुछ न कुछ होमलैंड दिया जाए। तो उस समय जो इलाका बांटा गया था यूरोप की और यूके और यूएसए की मध्यस्थता में, 48% एरिया जो था वो दिया गया था पैलेस्टाइन को, 44% दिया था इजराइल को और 8% जो जेरूसलम का इलाका था, क्योंकि ये तीनों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको कॉमन रखा गया था। मगर आने वाले समय में जैसे जैसे इजराइल के साथ मुस्लिम वर्ल्ड की लड़ाई हुई 1956 में, 1967 में, 1973 में, तो ये इलाका इजराइल जीतता गया, काफी इलाका जीत लिया। और अब उसकी सिचुएशन ये है कि वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप के अलावा पैलेस्टाइन के पास ज्यादा इलाका नहीं है। और ऐसे में जो वेस्ट बैंक का इलाका है उसके अंदर तो पैलेस्टाइन जो है प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास उसका रूल है, मगर जो गाजा स्ट्रिप है उसके अंदर हमास ने पूरा कंट्रोल कर लिया है। और हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हमास नहीं चाहता कि इजराइल के साथ शांति हो। और ये जो कार्रवाई की है हमास ने, फायर कर रहा रॉकेट, हमास का ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। और ईरान, और अगर आप देखो गाजा पट्टी जो है इसके जो डायरेक्ट कोई भी कम्युनिकेशन नहीं, क्यों ये इजिप्ट में है एक तरफ और एक तरफ समुद्र है, ये जो भी रॉकेट आ रहे हैं ये आ रहे हैं ईरान से। तो एक प्रकार से ऐसा लगता है कि ये जो सारा का सारा कार्रवाई हुई है कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि दो बटों में बटे हुए मुस्लिम वर्ल्ड वो नहीं चाहते कि स्पेशली ईरान कि मुस्लिम वर्ल्ड के रिलेशन इजराइल के साथ अच्छे हों। और ऐसे में जो हमास ने ये जो कार्रवाई की है, और फिर क्योंकि हमास ने इतने रॉकेट दागे थे इजराइल के पास कोई चॉइस नहीं है। ये अलग बात है इजराइल की कैजुअलिटी नहीं हुई, क्योंकि इजराइल के पास जो आयरन डोम एक सर हम इसके बारे में भी आपसे जरा समझेंगे कि जो उनके पास हमला करने के लिए रॉकेट्स हैं और मिसाइल्स हैं वो किस हद तक आगे जा सकते हैं ये भी हम समझेंगे जरा। लेकिन इस बीच हमारे साथ रविंद्र सचदेव साहब भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, विदेश मामलों के जानकार हैं रविंद्र सचदेव। जरा सर बताइए, अभी हम बात कर रहे थे और सिवात साहब से ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस हिंसा की या जो संघर्ष है उसके पीछे की वजह क्या है। एक लंबे समय तक शांति थी, लेकिन अचानक एक बार पिछले एक हफ्ते से हिंसा शुरू हो गई है, रॉकेट दागे जा रहे हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं, हवाई हमले किए जा रहे हैं। हम आपसे जरा ये शुरुआत में समझने की कोशिश करेंगे कि आप क्या समझते हैं मौजूदा तनाव की वजह और इसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं। सर रविंद्र जी। देखिए, मौजूदा तनाव की जो स्थिति है, अगर आप इसके पीछे जाएंगे, इसके रूट्स में जाएंगे, ये तो राइट फ्रॉम द फाउंडिंग ऑफ इजराइल तब से ही है, राइट तनाव। उसके बाद मौके होते हैं, कभी प्रेशर बढ़ता है, तो इसे प्रेशर कुकर में से जब रिलीज होता है प्रेशर, तो इस तरह के वायलेंस होते हैं। अभी भी अब की बार भी जो हो रहा है 2014 के बाद से इस समय जो सबसे ज्यादा वायलेंस हो रहा है पिछले कुछ वर्षों से, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इजराइल की जो नेशनल पॉलिटिक्स है वो ज्यादा एक तरह से जैसे कहिए नेशनलिज्म की तरफ नेतन्याहू ले गए हैं, राइट। जिसके चलते उन्होंने, अब आपको एक चीज और देखनी है कि इजराइल के अंदर भी काफी अब अरब्स बढ़ गए हैं, राइट, जो वहां कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसका मिला जुला असर, जो इम्पैक्ट ये है कि एक तरह से इजराइल के अंदर भी जो अरब्स रह रहे हैं उन एरियाज में, उनको एक तरह का सेकेंड क्लास सिटीजन है, राइट। और इसके अलावा ऑफ कोर्स
गाजा में और वेस्ट बैंक में, और जैसे भी जनरल सिवाच बता रहे थे कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो एक तरह से थोड़ी मतलब ओल्ड ओल्ड हो गई है, राइट। हमास नया फ्रेश एनर्जी के साथ आ रहा है। आप एक चीज और देखेंगे, इस समय जो हो रहा है हमास की तरफ से जो यंग लड़के जो स्टोन्स या रॉक्स फेंक रहे हैं एक्सेट्रा इसराइल की तरफ, इनके पेरेंट्स ने भी यही करा होगा। और उस तरफ इसराइल जो है, इसराइल के जो सोल्जर्स लड़ रहे हैं उनके फादर्स भी इसी तरह से लड़े हैं, राइट। तो ये इतनी डीप डिवाइड हो गई है इन दोनों आई मीन दो देश कहें या जो भी कहें, दो रीजन्स के बीच में, दो लोगों के बीच में, कि इसकी कोई एक आउटकम निकलती दिख नहीं रही है। बट यस, एक वक्त था अभी जबकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पुश करके इसराइल के साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान इत्यादि ने अपने रिश्ते नॉर्मलाइज करे। परंतु एक चीज और है, ये कंट्रीज जो कहने को तो मुस्लिम कंट्रीज है और इनकी सिंपैथी या एम्पैथी पैलेस्टीनियंस के साथ होती है, पर ये लोग कभी उनके साथ आते नहीं है, राइट। अदर देन जो वॉर हुई थी पहले 67 वगैरह की, राइट। उसके बाद से एक तरह से पैलेस्टीनियंस को अपने उस पे ही छोड़ा हुआ है दुनिया ने, एक तरह से कहे अरब नेशंस ने भी, चाहे वो कहते तो हैं कि वो उनके कॉज के साथ खड़े होते हैं पर वो कुछ करते नहीं है। तो एसेंशियली बात यह है कि एक तरह से ये बहुत प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट है और कोई भी एक चीज इंसिडेंट हो जाता है वो उसको ट्रिगर कर सकता है। और इस ट्रिगर होने में पिछले कुछ वर्षों से इसराइल की कुछ पॉलिसीज हैं, अपनी सेटलमेंट्स को बढ़ाना, जूइश सेटलमेंट्स को बढ़ाना, उनको बैरिकेड कर देना अगेंस्ट द अरब और पैलेस्टीनियंस इत्यादि। तो इन सब चीजों का ये एक कॉम्बिनेशन है। और ऑब्वियसली अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ उस मॉस्क को लेकर के, तो वो मामला स्पाइरल आउट हो गया और इसका अंजाम अभी जो देखिए, आई डोंट नो कहां जाके अंजाम होगा। बेस्ट अंजाम यही होगा, एक तरह की सीज फायर हो जाएगी कुछ दिनों में। तब तक जितनी लाइफ की लॉसेस होंगी वो तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट कुछ तरह की एक सीज फायर हो जाएगी। बट उस सीज फायर में भी फिर स्टेटस को ही रहेगा। इस मामले की रेजोल्यूशन टुवर्ड्स पीस का रास्ता काफी डिम दिखता है। एक चीज और सर, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे आपके आने से पहले, जुड़ने से पहले सिवात साहब से, ईरान का भी जिक्र सिवात साहब ने किया और कहा कि ईरान एक मेजर फैक्टर है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के इस जंग में जो संघर्ष है, युद्ध कहें, जंग कहें, हिंसा कहें, जो भी हम कह लें, उसमें ईरान की भूमिका को आप किस रूप में देख पा रहे हैं? ओ एब्सोल्युटली, देखिए ईरान का तो है ही क्लियर कट कि हमास जो है उसकी मिलिट्री सप्लाई, उसकी इडियोलॉजी जो है वो ईरान से सपोर्टेड है। तो ऑब्वियसली इतने वर्षों में हमास के पास रॉकेट्स कहां से आ रहे हैं, कहां से असेंबल कर रहा है? अव्वल तो ठीक है, मिडिल ईस्ट के इलाके में इतनी वॉर्स हो गई हैं कि इतने वेपन्स इधर उधर की ब्लैक मार्केट है, लोग खरीद ले रहे हैं। बट एक प्रॉपर सप्लाई चेन, जैसे अगर हम कहें प्रॉपर सपोर्ट का जो सिस्टम है वो हमास के पास ईरान से है। और ईरान का तो डेफिनेटली एंगल है इसमें, क्योंकि ईरान और इसराइल की भी काफी स्ट्रॉन्ग दुश्मनी है आपस में। इनफैक्ट एक दूसरे को बाइकआउट करने तक की बात कहते हैं दोनों देश, राइट। और उसमें हमास टूल बना हुआ है ईरान का, और ईरान उसे इस्तेमाल करता है, एटलीस्ट उसको मॉरल सपोर्ट और उसके अलावा मटेरियल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है हमास को। पर पॉइंट ये है कि हमास की खुद की बेस क्यों बढ़ रहा है और उस रीजन में हमास को, जैसे भी कहें, हमास का कंट्रोल क्यों है? पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जैसे भी बात हो रही थी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एक तरह से टूथलेस अथॉरिटी हो गई है और वैसे भी वो दूसरे पोर्शन में वेस्ट बैंक की तरफ, राइट। तो इस समय हमास ने स्टेप फॉरवर्ड कर लिया है अपनी लीडरशिप, जैसे हम कहें अगर कोट एंड कोट, अपनी लीडरशिप दिखाने को। और इसमें उसको जो सपोर्ट मिल रहा है, वेपन्स का जो सपोर्ट है, डेफिनेटली उसको ईरान से मिल रहा है। हो सकता है कुछ और देशों का भी इसमें खेल हो, जिनको आई मीन करेक्ट नहीं होगा कहना, बट हमास को डेफिनेटली ईरान से सपोर्ट मिलता है। और ईरान तो ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट में काफी देश हैं जहां पर वो अपने प्यादे रखता है और खेल खेलना चाहता है, क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स है। ईरान अपने को अपने हिसाब से अपना इंटरेस्ट फॉरवर्ड कर रहा है और इसराइल अपना इंटरेस्ट फॉरवर्ड कर रहा है। बीच में फंस गए हैं आम आदमी, टिपिकल लोग, जो कि गाजा में या पैलेस्टीनियंस हो। बिल्कुल। ये अगर हम उसी बात पर आए जहां पर आपने अपनी बात को ख़त्म की थी, मेजर जनरल सिवात साहब, जो बातें अभी कर रहे हैं सचदेवा साहब भी, कि ईरान
इसलिए भी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है ताकि वो अपना हथियार बेचे। और दुनिया में एक तरह से ये भी हथियार बनाया जा रहा है, हथियार बेचे जा रहे हैं, हथियार खरीदे जा रहे हैं, तो उनका उपयोग भी होना है। और उपयोग करने के लिए छोटी छोटी बातें भी कभी कभी बड़े रूप में आ जाती हैं। और देखिए कि एक पुलिस की कार्रवाई इतनी बड़ी हिंसा में तब्दील हो गई। सर सिवात साहब, जो लड़ाई हो रही है, हमास रॉकेटों की दनादन बारिश कर रहा है, इजराइल हवाई हमलों के साथ गोले दाग रहा है। जो बताया जा रहा है उसके हिसाब से इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है जो दुश्मन की 90% मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त कर देता है। ये सारी क्षमता है। इजराइल के साथ कभी भी फिलिस्तीन जंग में जीत नहीं पाया, इजराइल हमेशा जीतता रहा है। लेकिन इन मिसाइलों की बदौलत लड़ाई लंबी खींचने की क्षमता हमास के पास है, यह भी एक सच है। तो ऐसे में अरब देश भी अब उसकी मदद करने लगे हैं। तो आप क्या लग रहा है आपको कि ये लंबी लड़ाई खींचेगी? तब जब अपील यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी की जा रही है कि अब बस खत्म कीजिए, जहां पर जितनी बातें हो गई हैं, जितना आप लोगों ने एक दूसरे पर आक्रमण किया है, अब खत्म कीजिए, शांति की तरफ बढ़िए। देखो आनंद, इसके अंदर एक और एंगल है टर्की का, जो आप बातचीत कर रहे थे कि क्या है कि आज मुस्लिम वर्ल्ड बटा हुआ है दो हिस्सों में। एक तो वो सऊदी अरेबिया डोमिनेटेड है और एक है टर्की जो कि ओटोमन एम्पायर का इलाका था। अगर ये आप देखो, ये जो इलाका है पैलेस्टाइन और जेरूसलम के इलाका, ये पहले ओटोमन एम्पायर का इलाका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। अब टर्की का भी एक बड़ा रोल है। टर्की, जो ये भी समझना पड़ेगा, टर्की एक ऐसा देश है जो मुस्लिम वर्ल्ड होते हुए सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था इजराइल को, जब इजराइल 1948 के अंदर इंडिपेंडेंट हुआ। मगर आज टर्की एक अलग फॉर्म में आया। टर्की एक खलीफा बनना चाहता है मुस्लिम वर्ल्ड का, और वो जो सऊदी अरेबिया की लीडरशिप है उसको चैलेंज करना चाहता है, और उसके साथ ईरान वगैरह है, पाकिस्तान भी साथ में। तो आज जो सबसे ज्यादा आगे बढ़ के जो पैलेस्टाइन की और हमास की जो एक प्रकार से एड देना चाहता है, खुल के सामने आया, वो टर्की है। और जो अभी सऊदी अरेबिया है, अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC की भी कल मीटिंग हुई और उन्होंने ये बताया कि जो भी कार्रवाई इजराइल कर रहा है वो गलत है। कहने का मतलब ये है जो 57-58 देश हैं, इनके पास कोई ज्यादा बात नहीं, ये बातें करेंगे मगर इनके अंदर भी आपस में गैप है। वैसे तो ये इस इजराइल के मसले में सब इकट्ठे हो जाते हैं, मगर इनके पास इतनी कोई मसल पावर नहीं है कि वो इजराइल के साथ डायरेक्ट अटैक करें। तो जो बात आपने बताई कि क्या होने वाला है, अभी हो क्या रहा है, जो हमास है वो एक गाजा पट्टी जहां पर 20 लाख के करीब लोग हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और ये क्रूड रॉकेट से फायर करते हैं इजराइल की तरफ। उसकी कोई एक्यूरेसी नहीं है, वो बस वो फायर कर लेते हैं। अगर जहां भी गिरेगा तो कोई ना कोई उसके अंदर मरेगा। अलग अलग रेंज के भी उनके पास मिसाइल हैं सर, 45 किलोमीटर, 100 से 120 किलोमीटर या 75 किलोमीटर तक वार करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, मैं ये समझाने की कोशिश कर, मेरा मतलब ये है जो टेक्नोलॉजी हमास इस्तेमाल कर रहा है वो अपने सिविलियन इलाके से फायर करता है और सिविलियन इलाके में फायर करता है। इसका मतलब यह है अपने इलाके से फायर करेगा जहां सिविलियन है, अगर इजराइल उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा तो सिविलियन की कैजुअलिटी होगी, और सिविलियन इलाके की ही कैजुअलिटी करता है इजराइल के अंदर, और यह सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल करना चाहता है। मगर जो आपने इजराइल का आयरन डोम सिस्टम बताया, वो सबसे अच्छा आयरन आज के साल में एयर डिफेंस सिस्टम है वर्ल्ड का, जो 90% रॉकेट को हवा में ही एक प्रकार डिस्ट्रॉय करता है। अब बात आई आपने कि होगा क्या, होगा यह कि आज इजराइल जो है वो समझता है कि हमास के अंदर जो काबिलियत आ गई उसको आपने खत्म करना है। तो हम इजराइल इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है, वो हमास के जितने भी ठिकाने हैं उनको बर्बाद करने की कोशिश करेगा। जो उनकी अंडरग्राउंड टनल्स बनाई हुई है, जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनको फायर करके बंद करने की कोशिश करेगा। तब तक वो मानेगा नहीं। अब सिचुएशन ऐसी है कि उसका समाधान क्या है? आज की तारीख में समाधान है सीज फायर। पहले सीज फायर होनी चाहिए दोनों के बीच में,
समाधान इतनी जल्दी इसका निकलने वाला नहीं है। आज से 50 साल 70 साल हो गए नहीं निकला, मगर अभी चाहिए हमें कि सीज फायर हो दोनों के बीच में, पर इतनी जल्दी सीज फायर होगा नहीं, क्योंकि इजराइल हमास को समझेगा कि जब तक हमास के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो इजराइल पर फायर करता जाएगा, इसलिए उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद करेगा, उसकी लीडरशिप को बर्बाद करेगा, ये उसका मकसद है। मगर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। ग्राउंड फोर्सेज मुझे नहीं लगता वो गाजा स्ट्रिप में जाएंगे, वो ऐसी कार्रवाई इजराइल नहीं करेगा। हवाई हमले ही करते रहेंगे। हवाई हमले, रॉकेट और आर्टिलरी और हवाई हमले से ही वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान करेगा, पहुंचाने की कोशिश। बिल्कुल। और हमास जो है एक प्रकार से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कंट्रोल ओनली गाजा स्ट्रिप में है, वेस्ट बैंक में नहीं है। वेस्ट बैंक में जो है पैलेस्टाइन का कंट्रोल है, जिसके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्बास, उसकी बात हमास नहीं सुनते हैं। ईरान का ज्यादा इम्पैक्ट है हमास के ऊपर। हमास जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वो फायर करती रहेगी, क्योंकि उसको चाहती है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो। बिल्कुल, ये स्थिति है। सचदेवा सर, अगर हम भारत के लिहाज से बात करें, क्योंकि भारत एक समय था कि भारत फिलिस्तीन का बहुत बड़ा समर्थक था, उनके लिए बातें करता था। अब पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में सरकार अभी की जो है वो इजराइल के साथ जुड़ी, इजराइल का दौरा किया, नेतन्याहू के साथ उनकी बातचीत भी चलती है, दोस्ती भी एक तरह से है। तो ये अब एक नई परिस्थिति है, एक नई हम कह सकते हैं कि कूटनीति है भारत की। तो ऐसे में क्या भारत के लिए पशोपेश की स्थिति है, क्योंकि फिलिस्तीन का हिमायती रहा है, हाल के वर्षों में भारत और इजराइल के बीच बेहतर संबंध मजबूत हुए हैं, तो यूएन में भारत का जो बयान आया वो क्या दिखाई दे रहा है, उससे क्या समझा जाए? क्योंकि वो हिंसा की आलोचना भी की जा रही है, निंदा भी की जा रही है, फिलिस्तीन के साथ भी खड़े हम दिखाई दे रहे हैं, इजराइल के साथ तो हैं ही। देखिए, ये थोड़ा हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, बट फॉरेन पॉलिसी में ये आपको हैंडल करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, दुनिया में एक तरफ तो होता है कि मॉरल स्टांस, कि मॉरली हम समझते हैं ये चीज ठीक है, बट उसके कंपैरिजन में हमें रियल पॉलिटिक और जियो पॉलिटिक और अपने देश का नेशनल इंटरेस्ट भी देखना होता है। तो आज की तारीख में भारत का ऑब्वियसली इजराइल के साथ हमारी बहुत ज्यादा डीप एंगेजमेंट्स हो गई है, रेंजिंग फ्रॉम डिफेंस से लेकर के हेल्थ केयर से लेकर के अभी कोविड सिचुएशन में भी इत्यादि, राइट। तो हमें इसको बैलेंस रूप में चलना पड़ेगा। इसका हम एक उदाहरण ये भी देख सकते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी कैसे जा रही है इजराइल की तरफ, राइट। अमेरिका से कोई ज्यादा हितैषी इजराइल का तो है नहीं दुनिया में ना। अमेरिका के अंदर भी अगर, और पहली बात ये देखिए, कोई भी राइट थिंकिंग बाइडेन की सर बातचीत भी हुई नेतन्याहू के साथ, समर्थन का भरोसा भी दिया, शुक्रिया भी नेतन्याहू ने बाइडेन को कहा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल कहा, बट एट द सेम टाइम अमेरिका पुश कर रहा है कि सीज फायर हो। तो इनफैक्ट ऑल राइट थिंकिंग नेशंस और भारत भी उसमें इंक्लूडेड है। सबसे कॉमन सेंस वाली चीज तो सबसे पहले यही दिखती है ना कि ये जो वायलेंस का साइकिल है ये रुके, सीज फायर हो। अब उसके बाद क्या बैक टू द टेबल डिस्कशंस वगैरह होती है वो अलग देखा जाएगा। वो इतने वर्षों से होती रही थी और उनसे भी कोई आउटकम निकलने वाला नहीं है। बट इस सीक्वेंस में ये है, इस सीक्वेंस को तोड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीज फायर। तो भारत इसमें जब हम सीज फायर के लिए बोलते हैं तो डेफिनेटली हम उसमें पैलेस्टीनियंस के बेनिफिट की भी बात कर रहे हैं ना, कि क्योंकि इस पूरे सिचुएशन में सबसे ज्यादा लाइव्स का जहां लॉस हो रहा है वो पैलेस्टीनियन लाइव्स ही तो लूज हो रही है, राइट। तो उस ट्रेजेडी को हमें रोकना है और उस ट्रेजेडी को रुकना चाहिए। पूरी दुनिया ये कहता है कि ये ट्रेजेडी रुकनी चाहिए, उसके लिए सीज फायर है। परंतु जैसे भी जनरल सिवाज कह रहे थे, बात ये कि इजराइल क्या करेगा। इजराइल ये सोच रहा है इस समय कि प्रोबेबली कि पिछले इतने सालों से जो हमास ने अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा ली है, रॉकेट्स इकट्ठे कर लिए हैं, टनल्स बना लिए हैं, ये वो, तो इजराइल को ये कि ओके अब ये मौका है, इस समय अगर हो ही गई है एस्केलेशन तो जितना ज्यादा हो सके हम ऐसे डैमेज कर दें कि अगले 5 साल तक फिर हमास के पास उठने की उसकी बैकबोन टूट जाए, फॉर एग्जाम्पल, राइट। मिलिट्री सेंस से पीपल और प्रोटेस्ट वगैरह तो चलती रहेंगी, बट फ्रॉम अ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू कि हमास की बैकबोन को स्प्लिंटर कर दिया जाए अगले कुछ वर्षों के लिए, उसके जितने भी रिसोर्सेज है उनको ब्लास्ट अवे कर दिया जाए। तो इजराइल मेरे विचार से इसलिए अगले कुछ दिनों में तेजी से
इनफैक्ट और एग्रेशन करेगा टू एलिमिनेट। लेकिन एक चीज तो और है सर कि हाल के अगर दिनों की बात करें तो फिलिस्तीनी युवकों का भी प्रभाव हमास पर ज्यादा दिखाई दे रहा है और इसलिए वो फिलिस्तीन ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। देखिए, तो जनरेशंस चली आ रही है, जैसे भी पहले बात हो रही थी, इनके पेरेंट्स, इनके ग्रैंड पेरेंट्स, वही ग्रैंड चिल्ड्रन, सारी उम्र यही देखा है, तो रेडिकलाइज तो हो ही गए हैं लोग, राइट। तो और इस रेडिकलाइजेशन को सॉल्व करना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और एक और बात ये हम कह रहे थे ना कि अरब कंट्रीज क्या है, एट मोस्ट अपनी लिप सर्विस देंगी जी, बट अरब कंट्रीज उसके बियॉन्ड ज्यादा ना कुछ कर सकती है, ना कुछ करने की उनकी इच्छा भी है, बिकॉज सबको पता है कि इसमें इन्वॉल्व होकर के हम कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड मामला है, हम इससे बेटर है हम अपना सेल्फ इंटरेस्ट देके अलग रहे। परंतु इस पूरे सिचुएशन में ये हो जा रहा है कि पैलेस्टीनियन कॉज जो एक तरह से कहते हैं ना ऑर्फन हो गया है और उसमें ट्रेजेडी आ रही है। डेफिनेटली यस, टेररिज्म है, वायलेंस है, जिसके चलते इजराइल को नुकसान हो रहा है। परंतु याद रखिए, इजराइल की भी हैं जी जी, विच आर लिटिल बिट ऑन द एक्सट्रीम, जिसके चलते ये बैकलैश आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वक्त इतना ही था, फिर आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात है कि अभी यूनाइटेड नेशंस का इंटरफेरेंस हुआ, कई देश अब कह रहे हैं कि भाई अब संघर्ष को विराम दीजिए, लेकिन क्या संघर्ष विराम की स्थिति में दिखाई दे रहा? हमारे जो हैं एक्सपर्ट्स रविंद्र सचदेव साहब और शिवाद साहब ये कह रहे हैं कि स्थिति अभी वो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हमास को पूरी तरह से जब तक तोड़ेगा नहीं, खत्म नहीं करेगा इजराइल, तब तक इजराइल पीछे नहीं हटना चाहेगा। ये अभी तक की बातें हैं, लेकिन देखना होगा कि दबाव कितना काम आता है यूनाइटेड नेशंस का या दूसरे देशों का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सचदेव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेजर जनरल AK शिवाद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। तो आज बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम।